Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सौरभ सर। यार आज लेके आ गया हूँ चैप्टर नंबर 2 की सेकंड वीडियो। आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो चलते हैं यार, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपको जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था, हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी ड्यू टू डाइपोल, और हमने देखा था कि डाइपोल के दो एक्सेस होते हैं। ठीक है ना, तो डाइपोल क्या है पहले ये देख लो। डाइपोल आप जानते हो, दो चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, जैसे कि माइनस क्यू और क्यू। क्यू और क्यू मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो नेचर होगा चार्जेस का वो अपोजिट होता है। एक प्लस होता है हमारा और एक माइनस होता है। ठीक है, तो इसके दो एक्सिस होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ले लो 2a। ये जो 2a डिस्टेंस होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इसके दो एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस जो इनकी लाइन से जो ज्वाइन कर रही है लाइन, वहां से पास होगा, उसे एक्सियल लाइन कहते हैं, या उसका डाइपोल का खुद का एक्सिस कहते हैं। तो ये हमारी एक्सियल लाइन होती है। ठीक है, और दूसरी लाइन कौन सी होती है? दूसरी लाइन वो लाइन होती है जो इसके परपेंडिकुलर होती है और बिल्कुल सेंटर से पास करती है। तो हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। देखो, बिल्कुल परपेंडिकुलर भी है और बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है, तो बिल्कुल हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। और इसका दूसरा नाम इक्वेटोरियल भी होता है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा रिवाइंड दे दिया है कि जब डाइपोल की हम बात करेंगे तो डाइपोल का मतलब, डाई का मतलब दो होता है, तो दो चार्जेस होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन नेचर अपोजिट होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, और दो लाइन होती हैं इसकी। एक लाइन जो बिल्कुल इसके एक्सिस से ही पास करेगी, इसको जो ज्वाइन कर रही है उसी लाइन से पास करेगी, उसे एक्सियल लाइन कहते हैं, यानी कि ये वाली लाइन। ठीक है, और एक लाइन कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसे इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। तो इन दोनों जगहों पर हम पोटेंशियल निकालने वाले। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं पहले वीडियोस में, अब पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। काम थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर थी, तो हमें वेक्टर सम करना पड़ता था। ये जो पोटेंशियल है ये स्केलर है, तो इजिली काम हमारा हो जाएगा, जरा सा भी मुश्किल नहीं आएगी। तो यार, तो मैंने ये डाइपोल के बारे में बता दिया ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो कि डाइपोल होता क्या है। तो अब चलते हैं अब डेरिवेशन पे। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन पे निकालेंगे। किसी एक पॉइंट पे हम एक्सियल लाइन पर निकालेंगे। तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो a और a 2a है। ठीक है, तो एक्सियल लाइन मतलब ये वाली लाइन है। एक्सियल लाइन पे किसी एक पॉइंट पर हम निकाल लेते हैं। तो मान लो हमने एक्सियल लाइन पे ये जो लाइन जा रही थी, इसके एक पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकालना है। तो हम इसको 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं और इसको p बोल देते हैं। तो हमें चाहिए क्या? बेसिकली हमें चाहिए तो पोटेंशियल एट पॉइंट p। ठीक है, तो जैसा आप जानते हो, इस p पर पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा और पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा। फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल एट p ड्यू टू 1 भी होगा, पोटेंशियल एट p ड्यू टू 2 भी होगा। तो एक काम करो, पोटेंशियल एट p ड्यू टू 1 लिख दो। क्या होता है? फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक चार्ज की वजह से और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप ले लो r। ठीक है, अब हमने सीखा था पिछली वीडियो में कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखते थे? पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू बाय आर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट, और के आप जानते हो 1/4πε नॉट होता है। तो Vp1 अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 ये है, इस 1 का इस पॉइंट पर चार्ज कितना होगा? तो हम क्या लिखेंगे? K। अब ये स्केलर है तो हमें माइनस चार्ज है तो माइनस लगाना पड़ेगा, बाय R। R क्या होगा? देखो, ये डिस्टेंस सेंटर से तो R है और ये A और दूर है, तो R प्लस A होगा। कितना सिंपल है ये। देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये सेंटर से तो R है, R प्लस A। ऐसी अगर मैं Vp2 निकालना चाहूं तो साथ साथ बोलो क्या होगा? K Q बाय R। तो यहां पर आ जाएगा K Q अपॉन। अब देखो, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? देखो, ये R है, R में से अगर A माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे फिर से समझो। सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस R है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो R में से A गया तो बोलो क्या है? R माइनस A। जोर से बोलो, R माइनस A। ठीक है, अब माइनस नहीं आएगा क्योंकि चार्ज तो प्लस है। तो यार आ गया Vp1 और Vp2। अब आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, क्या कहता है? पोटेंशियल के लिए क्या कहता है कि अगर हमें किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है और वहां पे एक से ज्यादा चार्जेस हैं, तो जो पोटेंशियल P पे निकलेगा वो उन सब चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका स्केलर सम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही चार्ज हैं, तो दोनों का जो पोटेंशियल है वो आप सिंपली क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, तो Vp2 मैं पहले लिख लेता हूं, प्लस है
तो Vp2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा के क्यू बाय आर माइनस ए, ये क्या आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। तो यार देखो सिंपल सा मामला है, के क्यू को कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा, ठीक है। तो क्या बचेगा ये के क्यू, तो इसका एलसीएम लूंगा क्या आएगा आर माइनस ए आर प्लस ए, तो आर माइनस ए से आर माइनस ए गया, ऊपर क्या बचेगा आर प्लस ए, फिर से माइनस ब्रैकेट में आर माइनस ए, सिंपल एलसीएम लिया है मैंने। अब ये खोल दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास के क्यू, अब इसको ओपन करूंगा आर से आर कैंसिल और माइनस माइनस प्लस ए आ जाएगा हमारा 2 बार, तो वी विल गेट 2a अपॉन आर माइनस ए आर प्लस ए क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो q इंटू 2a, हमने सीखा था डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर सिर्फ p लिख दूंगा, मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा, समझ जाओ कि ये मैग्नीट्यूड है, तो और यहां पर k है, तो दिस इज के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया हमारा पोटेंशियल। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो a होता है इट इज वेरी 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 लेस देन r, ठीक है। तो ये जो a डिस्टेंस होता है डाइपोल के जो बीच का डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस में हम निकाल रहे हैं उससे बहुत छोटा होता है, तो अगर a ही बहुत छोटा है तो a स्क्वायर तो और भी छोटा हो गया, तो यार इसको नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर के पी बाय आर स्क्वायर, तो द पोटेंशियल एट p जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है के पी बाय आर स्क्वायर, के पी बाय आर स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको क्या बताता है, ठीक है, क्या बताता है हमें ये, फटाफट इसको नोट कर लो यार पॉज करके, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है। देखो एक पॉइंट चार्ज से, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज से जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अब जब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं ड्यू टू डाइपोल, तो देखो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है, देख रहे हो, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, लेकिन हमारा डाइपोल की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है ये रिलेशन। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती थी 1 बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होती थी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो देख रहे हो, तो इनका कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, ये कभी भी सेम लेवल से चेंज नहीं होते। पॉइंट चार्ज की वजह से आर है तो आर स्क्वायर है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइपोल की वजह से आर स्क्वायर है तो वो आर क्यूब है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूछ सकता है, तो इस चीजों को याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, वो हमारा निकल के आ चुका है के पी बाय आर स्क्वायर, और आप जानते हो स्केलर होता है, और के की वैल्यू जो होगी वो हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। तो यार ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी क्या है, ये तो बस ऐसे ही है, होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यार अब इस पे हमने निकाल लिया, ये हमारा एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट था, अब इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना, और उस पे निकालते हैं हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है कितना आएगा। कृपया करके जल्दी इसको नोट करो और हम चलते हैं आगे की ओर। तो यार चलो अब हम निकालते हैं अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये आगे हमारा फिर से हमने एक डाइपोल ले लिया जो कि कितने डिस्टेंस से सेपरेट था 2a, यानी a और a। अब आप जानते हो ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन होता है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगा, तो हमने इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया सपोज यहाँ पर, तो चार्ज और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले में वही डालना होता है, लेट्स से इट L और इट इज ऑल्सो L, सिमेट्रिकल फिगर है, तो L और L हो गया दोनों का, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो अगर इसको सिंपल जैसे हमने पिछली बार किया वैसे ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं और ये पॉइंट P ले लेते हैं, तो हमें पोटेंशियल एट P फाइंड करना है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो क्या होगा, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू 1 क्या माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में L, के क्यू बाय L, बहुत ही बढ़िया। VB2 कितना होगा, सिमिलर के क्यू बाय L, ठीक है।
फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा, तो पोटेंशियल एट पी क्या होगा, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू 2। तो यहाँ पे पुट करूंगा मैं के क्यू बाय एल प्लस के क्यू बाय एल, इट विल बी कैंसल आउट एंड गिव यू 0। तो इससे क्या पता चलता है हमें, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप यही पॉइंट ने इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं पर भी आप पॉइंट ले लोगे, कहीं पर भी आपको जो आंसर है पोटेंशियल का 0 मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपसे काफी बार पूछता है, डेरिवेशन नहीं पूछता, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत यूज हो जाता है, बच्चे भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना है, नोट कर लो कि इक्वेटोरियल पे हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब ये पॉइंट यहाँ पर भी लो, यहाँ पर भी लो, कहीं पर भी लोगे लाइन पर तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आता है। पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने किया था, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है VA माइनस VB इंटू चार्ज। वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना, अगर हम कहां से कहां जा रहे हैं, मैंने कैसे लिखना सिखाया था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम B2 अगर ए जाए किसी चार्ज को उठाकर, तो B पे पोटेंशियल VB और A पे पोटेंशियल VA, तो हम क्या लिखते थे, अगर हम B2 ए जा रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो VA माइनस VB इंटू में जो चार्ज आप ट्रेवल करा रहे हो तो उसका वर्क डन का फॉर्मूला होता था, ठीक है। मान लो अगर आप एक चार्ज यहां से यहां लेकर जा रहे हो, इक्वेटोरियल लाइन पे ही लेकर जा रहे हो, तो क्या आपको कोई वर्क करना पड़ेगा क्या, आपको कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो वैसे भी पोटेंशियल 0 है, और अगर आप लेके जाओगे भी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही आ जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो यानी इक्वेटोरियल लाइन पे चार्ज को मूव कराने के लिए आपको कोई भी वर्क करना नहीं पड़ता, ठीक है। इस रिजल्ट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन भी निकालेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमें पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल खत्म करना है, तो इससे हम बहुत अच्छे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि यहाँ पर हमारा पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ वर्क नहीं करना पड़ रहा, और वर्क नहीं करना पड़ रहा, उससे क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा, उससे हम एक नए रिजल्ट पर पहुंचेंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए याद रखना है, इक्वेटोरियल लाइन पर जो हमारा हम लेके जाएंगे चार्ज को, तो वहां पर हमारा जो वर्क भी 0 होगा, और इस पर किसी भी पॉइंट पर हम चेक करेंगे ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल हमारा 0 आएगा। होप करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये दो डेरिवेशन तो नहीं, एक छोटे से टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद अब हम पोटेंशियल निकालेंगे एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, ना वो एक्सियल पे होगा ना वो इक्वेटोरियल पे होगा, कोई एक रैंडमली हम पॉइंट उठाएंगे और उस पर पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक वही है, इसको फटाफट नोट कर लो, चलते हैं आगे की तरफ। तो यार देखो, अब हमारे पास पोटेंशियल है, ये हमने फिर से अगेन डाइपोल ले लिया, डिस्टेंस हमारे पास A और ये A है, और मैंने यहां पर कहीं पर पॉइंट ले लिया, तो ना ये एक्सियल पे ना इक्वेटोरियल पे है, तो अब हमें यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, तो हमने यहां से अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो डिफाइन कर दिया, जिसे हम क्या देते हैं, इट इज R, ठीक है। तो P और R में जो एंगल होगा हमारा वो हो गया हमारा थीटा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, इस P को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में किया था वही फॉलो करना है। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे, आप जानते हो जब कोई वेक्टर ना ही एक्स एक्सिस में होता है ना ही वाई एक्सिस में होता है, मान लो ये P है, तो थीटा के साथ हम लिख देते हैं P cos थीटा, और इसके साथ लिख देते हैं P sin थीटा। सिमिलरली अगर आप ये ध्यान से देखोगे, ये P वेक्टर यहां जा रहा है, अगर मैं इसको एक एक्सिस बोल दूं और इसको दूसरा एक्सिस बोल दूं, सपोज लेट्स से इट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये जो P वेक्टर जो इधर जा रहा है ये ना ही एक्स में है ना ही वाई में है, तो जो थीटा के पास होता है मैं उसको लिख देता हूं P cos थीटा, और इसको लिख देता हूं P sin थीटा। तो जो हमारा P वेक्टर था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक हो गया है P sin थीटा में, एक हो गया है P cos थीटा में, ठीक है ना। ये हमने रिजॉल्व करते हैं, जो उसका कंपोनेंट यूज किया है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था, कोई नई चीज नहीं है। तो अगर हम देखें इस पॉइंट पर हमें जो पोटेंशियल निकालना है वो दो डाइपोल का कंट्रीब्यूशन होगा, एक इसका कंट्रीब्यूशन होगा और एक इसका कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो हम बोल देते हैं द पोटेंशियल एट P ड्यू टू किस किस की वजह से होगा, ड्यू टू एक होगा P sin थीटा और एक होगा प्लस, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो हम सीधा ऐड कर सकते हैं ड्यू टू P cos थीटा। तो इन दोनों की वजह से कंट्रीब्यूट करेगा टोटल पोटेंशियल, ठीक है। तो सपोज हम P sin थीटा को देखते हैं, तो देखो P sin थीटा अगर आप देखोगे डाइपोल, हमारा डाइपोल किधर है, इधर,
और पॉइंट कहाँ है, इधर। अगर आप ध्यान से देखो तो डाइपोल जो है जिस डायरेक्शन में है और ये जो पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर है। देखो ये आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, इसको मैंने एक्स लिया है और इसको वाई लिया है। तो एक्स और वाई में कितना एंगल होता है जो हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं, 90 डिग्री होता है ना। तो अगर आप इस डाइपोल के लिए देखोगे, इस डाइपोल के लिए पॉइंट कहाँ आ रहा है, उसके 90 डिग्री पर आ रहा है। ठीक है, 90 डिग्री पर आ रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, मैंने अभी पिछले वाले जो इक्वाटोरियल, तो ये लाइन इक्वाटोरियल है, तो अभी जो पिछली डेरिवेशन करी है इक्वाटोरियल वाली, तो डाइपोल के इक्वाटोरियल पॉइंट पर हमारा वो क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है। तो ध्यान से देखो, इस डाइपोल के लिए ये जो पॉइंट है वो इक्वाटोरियल ही है, यानी इसका मतलब पी कॉस थीटा का, पी साइन थीटा का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो जीरो हो गया। सही है, एक बार फिर से नहीं समझ में आया तो अगर आप पी साइन थीटा को ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ये पॉइंट इस डाइपोल के लिए राइट एंगल पर है। ठीक है, और अभी हमने पिछली डेरिवेशन में किया है कि राइट एंगल के लिए जो इक्वाटोरियल लाइन होती है उस पर पोटेंशियल जीरो होता है। तो यानी हमारा काम हो गया। तो ड्यू टू पी साइन थीटा तो कंट्रीब्यूशन निकल लिया। अब आता है हमारा पी कॉस थीटा। तो पी कॉस थीटा के लिए क्या करना है भाई, तो ये रहा पी कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे पी कॉस थीटा किधर है, उधर है, और पॉइंट भी कहाँ है, उधर ही है, मतलब डाइपोल के रास्ते में ही पड़ रहा है पॉइंट। तो ये एक्सियल लाइन ही हो गई, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे क्यू और क्यू और यहाँ पर निकाल रहे थे तो देखो उसी लाइन में आता था हमारा पॉइंट, तो ये एक्सियल वाला हो गया। ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर था, ये इक्वाटोरियल वाला हो गया, और ये वाला है, ये आपका एक्सियल वाला हो गया। और एक्सियल वाले के लिए भी आपने रिजल्ट निकाला था, वो क्या होता है, ठीक है, उसको हम यहां लिख देंगे। तो क्या होता है, दिस इज पी, और यहां पर पी बाय हम क्या लिखते हैं, के पी बाय आर स्क्वायर लिखते हैं। ये निकाला ना भी हमने ड्यू टू एक्सियल, क्योंकि ये देखो ये पॉइंट एक्सियल है और ये इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल का जीरो, एक्सियल का क्या लिखते हैं, के पी बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पी नहीं है, पी कॉस थीटा है, तो ये आ गया के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो वी पे इज के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल होता है एट एनी पॉइंट। अब इससे आपको पता है ये जनरल फॉर्मूला है, इससे हमारे दोनों आंसर मिल जाएंगे। देखो अगर ये पॉइंट एक्सियल पे होता, अगर ये पॉइंट एक्सियल लाइन पर होता, अगर मैं यहां ना निकाल के यहां निकाल रहा होता, तो एक बार होता थीटा कितना होता, थीटा जीरो होता, क्योंकि ये पूरा बेंड होकर फ्लैट हो जाता और यहां पर हम पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते। तो कॉस थीटा कॉस जीरो 1 होता है, तो आंसर क्या आता, के पी बाय आर स्क्वायर। तो अभी वीडियो की स्टार्टिंग में जो हमने एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकाला था वो क्या था, के पी बाय आर स्क्वायर। तो देखो आ गया के पी बाय आर स्क्वायर। अब देखो अगर मैं यहां पर निकालता इक्वाटोरियल पर, तो ये थीटा 90 हो जाता। देखो अगर मैं इक्वाटोरियल पे निकाल रहा होता, यहां निकाल रहा होता, तो ये डाइपोल के लिए इक्वाटोरियल पॉइंट हो जाता। तो इक्वाटोरियल के लिए थीटा क्या 90, cos 90 जीरो। तो अभी हमने देखा ना कि इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, हमारा जीरो होता है। तो देखो इससे हमारे दोनों वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेशन नहीं है, ये बस समझने के लिए कि हमारा ये आंसर कैसे आया, जैसे हमने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। अगर ये एग्जाम में आ जाती है, अगर आप ऐसे करते हो तो मे भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा मेथड फॉलो नहीं किया गया। ठीक है ना, तो वो टीचर पे डिपेंड करेगा। इसमें नंबर भी क्या देगा, वो आप इसमें किया ही क्या हमने, जो नंबर मिलेंगे। ये तो बस ये है कि कभी आप भूल गए तो आपको याद दिलाने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि कैसे हम निकाल सकते हैं। बट इन रियलिटी जो इसकी डेरिवेशन है वो अब हम करेंगे कि अगर पेपर में आ जाए तो आपको कौन सी डेरिवेशन करनी है वो अब हम करेंगे इसके बाद। ठीक है ना, आंसर हमारा सिमिलर रिजल्ट आएगा, लेकिन ये तरीका नहीं करना है आपको। ये तरीका मैंने सिर्फ आपको समझाया है। ठीक है, कभी आप भूल जाओ तो फटाफट इसको निकाल सको कब, जब भी आपको जरूरत पड़े। ठीक है, तो अब आपकी जो रियल डेरिवेशन है वो स्टार्ट होगी इसकी, तो जो आपको सीबीएसई में लिखनी है अगर एग्जाम में आ जाती है तो। ठीक है, तो फटाफट यार चलते हैं और इसकी डेरिवेशन, ये जो रिजल्ट है उसको निकालते हैं। तो यार करते हैं हमारी रियल डेरिवेशन स्टार्ट। अगेन आपको कंसीडर करना है, दिस इज माइनस क्यू और ये हमारा प्लस क्यू है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो ये a और a हो गया हमारे पास। हमने यहाँ पर एक पॉइंट को कंसीडर किया जिसपे हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो हम अगर हम इसको जोड़ दें, ठीक है, तो हम इसी डिस्टेंस में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आई एम सेइंग इट इज r1 वेक्टर। ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर लिया जो r1 वेक्टर है। ठीक है, जस्ट से चलो जो इसको रहने दो, r1 ले लेते हैं। ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये थोड़ा, इसको मैं थोड़ा और, ठीक है, हम r1 और ये हमने ले लिया r2 और इसको बोल देंगे जो सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इसको हम कह देते हैं r। ठीक है, तो ये हमारी फिगर आ गई। होप करता हूं समझ आ गई होगी।
तो अब सिंपल पोटेंशियल लिख लेते हैं पहले। द पोटेंशियल एट दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज P। द पोटेंशियल ऑन P ड्यू टू 1 कितना होगा, माइनस KQ/R1। बिल्कुल सिंपल है। VP2 क्या ले लेते हैं, KQ/R2। ठीक है, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से VP क्या हो जाएगा, VP1 प्लस VP2। तो KQ को कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा 1/KQ। अब हमने यहां पर पुट किया, दिस इज KQ 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है ना, तो R2 पॉजिटिव था और R1 नेगेटिव, तो ये आ गया हमारे पास। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें इस R2 और R1 की वैल्यू निकालनी है बस। R1 और R2 की वैल्यू निकाली, पुट करनी है, हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। अब सवाल ये है R1 R2 कैसे निकालें, तो थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी हमें। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो यार इस फिगर को थोड़ा रीड्रॉ करते हैं। देखो ये फिगर थी सिंपल। अब अगर हम ध्यान से देखें, हम जो कंडीशन लेते हैं, दिस इज R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, ये कंडीशन ली थी हमने। ठीक है, तो जो R होता है ना, जिस डिस्टेंस पर निकाल रहे होते हैं, ये डाइपोल के डिस्टेंस से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखें, तो इस फिगर को हम थोड़ा ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, और ये एंगल हम डिफाइन करते हैं थीटा। ठीक है ना, तो थीटा एंगल कौन सा होगा, ये तो एक हमारा -2 पॉजिटिव, एक ये P वेक्टर जो इधर जा रहा है हमारा डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, और एक ये जो R वेक्टर होता है जो इसके सेंटर को और इसकी पोजीशन को जोड़ता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये R, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो से दिस इज थीटा, दिस इज R1, दिस इज R एंड दिस इज R2। वेरी सिंपल, और ये भी थीटा हमारा हो गया। ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल भी कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है, लेट्स से दिस इज -Q, दिस इज Q, दिस डिस्टेंस इज A, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो A, दिस इज R1 R2 R। इसको नेमिंग दे दो, दिस इज O A और हमारे ऑलरेडी P है। ठीक है, एंड दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस ट्राइंगल में अगर मैं cos थीटा लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, व्हाट इज cos थीटा, दिस इज बेस, जस्ट से दिस इज O डैश, तो दिस इज O डैश अपॉन H, दिस इज A। ठीक है, समझ में आया होगा कि ये जो O डैश है हमारे पास, ये जो cos थीटा होता है B/H होता है, द बेस इज दिस O डैश एंड दिस इज H विच इज A। तो व्हाट विल वी गेट, O डैश इज इक्वल्स टू A cos थीटा, O डैश इज A cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें भी अगर मैं cos थीटा लिखता हूं, क्या मिलेगा मुझे, B/H, व्हाट इज B हियर, दिस इज OA अपॉन व्हाट इज H हियर, A। ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट, OA इज इक्वल्स टू A cos थीटा। तो हमें दोनों की वैल्यू मिल गई, O डैश A cos थीटा। अब इसका क्या यूज है अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये O डैश, ये वाली लेंथ भी A cos थीटा आ गई, ये वाली लेंथ भी A cos थीटा आ गई। बहुत सिंपल था, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। देखो हम कंसीडर कर रहे हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। ठीक है, तो इसकी वजह से होगा क्या, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो BP लेंथ है ये O डैश P के बराबर है। एक बार फिर से हम क्या कह रहे हैं कि 4 इसी के लिए है ये वैलिड। जब R A से बहुत बड़ा होता है तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि BP इज नियरली इक्वल टू PO डैश। ठीक है, BP इज PO डैश, ये जो BP लेंथ है ये PO डैश के बराबर है। हम लगभग बराबर बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर A बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये लगभग बराबर ही है, A बहुत छोटा है। ठीक है, चलो BP इज BPO डैश, तो BP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, O डैश P या PO डैश जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो अब BP इक्वल टू PO डैश, अगर आप ध्यान से देखोगे BP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R1। अगर आप O डैश P देखोगे, O डैश P, इसमें दो पार्ट है, एक इतना जो OP है जिसको हम R कह सकते हैं, प्लस और फिर बचा हुआ नीचे का पार्ट O डैश जिसे हम क्या कहते हैं, A cos थीटा। एक बार फिर से BP को मैंने ऑलरेडी किसके इक्वल बोल दिया है, O डैश P के। तो O डैश P है जो हमारा, वो दो पार्ट में बटा हुआ है। ये एक OP जिसकी वैल्यू R है, और O के बाद नीचे O डैश जिसकी वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली थी, A cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली
ये जो पीसी है हमारे पास, पीसी इट इज नियरली इक्वल टू पी ए। अगेन मैंने बोला है, ठीक है, ए बहुत छोटा है, ठीक है ना, ये ए बहुत छोटा है, तो हम इस लेंथ को नियरली किसके बराबर मान लेते हैं, पी ए के बराबर मान लेते हैं। कंडीशन जो हम लगा रहे हैं ये सिर्फ इसी के लिए ट्रू है, बार बार बोल रहा हूं। चलो पीसी इक्वल टू अब जो पी ए है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ओपी माइनस ओ ए। देखो पीए की बात कर रहा हूं, ये जो पीए है ये ऐसे आ जाएगा, ओपी में से ओ ए गया तो पीए बचेगा, तो दिस इज ओपी माइनस ओ ए। तो पीसी कितना है हमारे पास, R2। व्हाट इज ओपी हियर, दिस इज R, एंड ओ ए हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, दिस इज A cos थीटा। लो बहुत बढ़िया, तो देखो R1 आ गया R प्लस A cos थीटा, R2 आ गया R माइनस A cos थीटा। देखो सिमेट्री भी दिख रही है, यहाँ प्लस और ये माइनस है, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इस R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पर हमें डाल देनी है और हमें अब आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी ज्योमेट्री हमने यूज की है, प्लीज आपको याद रखना है, कुछ नहीं किया, इस ट्रायंगल में cos थीटा लगाया, इसकी वैल्यू निकाल ली, इस ट्रायंगल में cos थीटा लगाया, इसकी वैल्यू निकाल ली, और फिर हमने एक अजम्पशन लिया कि ये लेंथ इसके बराबर है और ये लेंथ इसके बराबर है। क्यों, क्योंकि ए बहुत छोटा है, क्योंकि ए बहुत छोटा है आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बीपी को पीओ डैश के बराबर लिख दिया, और जो पीओ डैश है वो दो ये है पीओ डैश, तो पी और ओ डैश से मिलकर बना है, तो पीओ की वैल्यू हमारे पास आर थी और ओ डैश की वैल्यू हमारे पास ए cos थीटा थी। सिमिलरली हमने क्या किया, हमने पीसी की वैल्यू को पीए बोल दिया, तो और जो पीए है हमारा वो दो चीजों से सब्ट्रैक्ट होगा, ओपी में से अगर ओए जाएगा तो पीए मिल जाएगा, ठीक है। ओपी की वैल्यू डाल दी हमने आर और ओए की वैल्यू डाल दी हमने ए cos थीटा जो हमने निकाली थी। सिंपल लॉजिक है, नहीं समझ में आया तो पीछे जाके रिवाइंड करके देखना, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। चलो यार फटाफट इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा आगे पुट करते हैं। तो यार इसको देखो पुट कर देते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूं, इसकी जरूरत भी नहीं है। तो देखो, तो पोटेंशियल एट पी हमें क्या मिलेगा, दिस इज के क्यू अपॉन 1/R2 पहले लिखा हुआ था क्योंकि R2 पॉजिटिव है, तो R2 की वैल्यू 1 अपॉन R माइनस ए cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस ए cos थीटा, ठीक है। तो दिस इज VP इक्वल टू के क्यू। अब आप आगे जो मैथ्स है वो जानते हो, हम एलसीएम लेंगे, R माइनस ए से गया और R प्लस ए से गया, तो ये बचा, अब देखो जब मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा माइनस का, तो R से R देखो कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम 2A cos थीटा। और नीचे आप देख रहे हो यार वही पुरानी कहानी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं होप करता हूं आपको ये समझ में आ गई होगी, कहानी बड़ी ही सिंपल है। अब आगे का काम आप जानते हो, तो जो VP है दिस इज के। अब देखो Q इंटू 2A, अभी बताया था डाइपोल मोमेंट होता है, उसका मैग्नीट्यूड लिख लो, तो वेक्टर वेक्टर कुछ मत लगाना, सिर्फ P लिख दो। हाँ तो Q इंटू 2A, इसको P लिख दो, क्योंकि देखो ये जो हमारा ये Q इंटू 2A होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो फिर P cos थीटा, एंड दिस इज R स्क्वायर। अब देखो हमने क्या बोला है, A बहुत छोटा है, तो ये वाली टर्म नेगलेक्ट कर दें तो क्या बचेगा, क्या यही हमारा आंसर आ रहा था, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। क्या यही हमारा आंसर आ रहा था, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है, और अभी हमने देखा, तो यार देखो डेरिवेशन कुछ लंबी नहीं है, कुछ मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा असम्पशंस और कहानी हमारी खत्म हो जाएगी। तो KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। देखो इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, देखो ये R वेक्टर है ना, ये हमारा R वेक्टर है। तो एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं P वेक्टर डॉट R कैप, देखो R कैप क्या होता है, R कैप एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस R वेक्टर। इसको अगर मैं R वेक्टर कह देता हूं, इस वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह देता हूं, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और P हमारा इधर जा रहा है, तो देखो P और R वेक्टर में एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर मैं बोल देता हूं ये जो R कैप है, इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। एक बार फिर से, ये जो R वेक्टर है मैं इसको बोल देता हूं कि इट इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, P का मैग्नीट्यूड, R कैप का मैग्नीट्यूड, अभी मैंने बताया ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और जब डॉट हटता है तो क्या आता है, cos थीटा। तो एक बात बताओ, P cos थीटा की जगह मैं P वेक्टर डॉट R कैप लिख सकता हूं,
ठीक है, तो इस आंसर को कहीं कहीं भी जगह पर ये भी लिखा होता है के पी डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया। तो एक बार फिर से देख लो, अगर मैं पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले, ये जो पी वेक्टर है हमारा, क्या है ये पी वेक्टर हमारा डाइपोल मोमेंट, अगर मैं इसका आर वेक्टर, ये जो आर कैप है, ये आर कैप है क्या, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज पी का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, एंड दिस इज कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस, देखो थीटा है एंगल यहाँ पर, ये पी और ये एक इसी डायरेक्शन में हमारा आर कैप था, तो ये थीटा, तो पी कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। तो आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो ये कैसे आया आपको पता चल गया है। ठीक है, तो ये हमारी डेरिवेशन है। अगर आपको सीबीएसई में दी जाती है तो आपको ये अप्लाई करना है, ये वाला मेथड अप्लाई करना है, वो पहले वाला अप्लाई नहीं करना है, वरना उसको आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें है ही कुछ भी नहीं, 2 लाइन है। तो आपके वो समझने के लिए था कि चीजों को ड्राइव कैसे किया जा सकता है, क्या पता वो मेथड आपके किसी सवाल में यूज हो जाए। तो हर चीज को सीखना जरूरी होता है। ठीक है, और एट द एंड में ये कहना चाहूंगा यार, देखो लोग जितनी भी वीडियोस शूट हो रही हैं वो सारी लॉकडाउन में हो रही हैं, और मेरे पास ऑलरेडी माइक नहीं था और अब मैं परचेज नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू लॉकडाउन, और दिल्ली में तो वैसे ही रेड जोन है सब कुछ। तो जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट होता है मैं माइक परचेज कर लूंगा। तो जब तक के लिए यार, जब तक थोड़ी बहुत खराब आवाज आ रही है उसमें थोड़ा एडजस्ट कर लो, ईयरफोन्स लगा के सुन लो, ईयरफोन्स लगा के काफी सही आवाज आती है। तो मैं होप करता हूँ यार तुम थोड़ा एडजस्ट कर लोगे, और जैसे ही लिफ्ट होता है ये लॉकडाउन में फटाफट से माइक परचेज कर लूंगा। तो ठीक है यार, तुम लोग पढ़ाई पे फोकस करो और इन डेरिवेशंस को कर लो। बहुत जल्दी लेके आऊंगा अपनी अगली वीडियो, 3rd पार्ट इस चैप्टर का। तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।